इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एमडीएच, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। बिहार सम्मान समारोह के मंच पर दिखे नीतीश और केजरीवाल। बोले नीतीश, दिल्ली का मूड देश ने देखा, अब बिहार का मूड देखिए। भोपाल कांड पर एससी का फैसला, जेल नहीं जाएंगे अंसल भाई सुशील और गोपाल। 3 महीने में 30-30 करोड़ का देना होगा जुर्माना। एनएससी की बैठक से पहले पाकिस्तान ने देशद्रोही अलगाववादियों को दिया न्योता। बीजेपी ने कहा, भारत के रुख से वाकिफ है पाकिस्तान, हम चाहते हैं बातचीत। एफटीआईआई के छात्रों को राजनीति पर ही भारी। बोले एफटीआईआई डायरेक्टर, छात्रों ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किया मजबूर तो सरकार ने बनाई नई सदस्यीय कमेटी। फिर रेप पर फिसली नेताजी की जुबान, कहा रेप एक करता है सजा 4 को मिलती है। पहले भी रेप को लेकर लड़कों की मामूली गलती बता चुके हैं मुलायम। और बाबा साहेब पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण सम्मान मिलने का रास्ता साफ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुरंदरे के खिलाफ याचिका को किया खारिज। हम चाहते हैं कि हमारे दोनों ममालिक के दरमियान जो मसाइल हैं, जो तनाज़ात हैं, ख़ास तौर पर जम्मू और कश्मीर का जो मसला है, वो हम मुज़ाकरात से उसको हल करें। और ये बात ये अपनी जगह यकीनी है कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता, पाकिस्तान उनकी हिमायत जारी रखेगा। इस किस्म की जो जद्दोजहद है, आज़ादी की जो जद्दोजहद है, उसमें कई साल भी लग जाते हैं और कभी कभार दिहाइयाँ गुजर जाती हैं और कभी कभार सदियाँ भी गुजर जाती हैं। हम कश्मीरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जद्दोजहद को बरकरार रखा हुआ है, और पाकिस्तान का साथ उनके साथ हमेशा रहेगा जब तक उनको इस जद्दोजहद में कामयाबी नहीं मिल जाती। अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ 2 टूक शब्दों में बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है। मैं इसे बहुत अहम मानता हूं। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। समझने वाले समझ जाए, लेकिन क्या करें, समझने वाले तो समझ ही नहीं रहे हैं। जैसे कि आपने देखा भी कि अब से कुछ ही दिनों के बाद 23-24 अगस्त को खास तौर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बैठक होने वाली है। लेकिन इस बैठक के ठीक पहले जिस तरीके से तस्वीर बन रही है, पाक उच्चायुक्त की तरफ से कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को, उन देशद्रोहियों को आमंत्रित कर दिया गया है जो लगातार नहीं चाहते कि एक अच्छी स्थिति बने। और ऐसे में अगर उनके साथ मुलाकात होती है, सरताज अजीज साहब की अगर मुलाकात होती है अब्दुल बासित जी की, तो क्या वाकई जो आने वाली मीटिंग है उसे आगे बढ़ाना चाहिए? एक बड़ा सवाल ये जरूर है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 25 अगस्त 2014 को जब विदेश सचिव स्तर की वार्ता होने वाली थी, तब भी पाक उच्चायुक्त की तरफ से हुर्रियत नेताओं से मुलाकात करने की तस्वीर सामने रखी गई, जिस पर कड़ा एतराज जताते हुए भारत ने सीधे तौर पर उस वार्ता को
को रद्द कर दिया था। एक बार फिर से पाकिस्तान ने एक नई चाल चली है। वो नहीं चाहता कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक है वो बैठक हो और एक सही तस्वीर बने, लेकिन भारत इस बार पीछे नहीं होने वाला है। कुछ बड़े सवाल जरूर इस बीच बन रहे हैं, वो बड़े सवाल जिनका जवाब आज हम ढूंढेंगे। दरअसल भारत को एनएसए स्तर की बातचीत क्या रद्द कर देनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। उधर अलगाववादियों से मुलाकात कर पाक आखिर साबित क्या करना चाहता है? बातचीत से पहले ऐसी हरकत कर क्या पाक अहम मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहता है? साथ ही साथ क्या भारत को पाकिस्तान के साथ कभी गरम कभी नरम जैसा जो रुख है उसे अख्तियार करना सही है? सबसे बड़ा सवाल कि हम कब तक पाकिस्तान की इस नीति को आजमाते रहेंगे, अपनाते रहेंगे? इन सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे बात मुद्दे की में। कुछ ही पल में कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर। 23 अगस्त को भारत और पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए स्तर की बातचीत से पहले पाकिस्तान ने अलगाववादियों से बातचीत की चाल चली है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने अलगाववादी नेता मीर वाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलान, यासिक मलिक को चर्चा के लिए न्योता भेजा है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान हुर्रियत नेताओं से पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज कश्मीर मसले पर चर्चा कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलने के लिए पाकिस्तान के उनके समकक्ष सरताज अजीज रविवार को यहां आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच उफा में मुलाकात के बाद 23-24 अगस्त को बैठक का प्रस्ताव रखा गया था। इस बातचीत के एजेंडे को रास्ते से भटकाने के लिए पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार भड़काने वाली कार्रवाई कर रही है। एक और जहां उधमपुर में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें एक जिंदा आतंकी पकड़ा गया, वहीं दूसरी ओर पाक रेंजर्स लगातार भारतीय इलाके में फायरिंग कर रहे हैं। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने दावा किया है कि पाकिस्तान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बातचीत का कोई फायदा नहीं होगा। पिछले साल 25 अगस्त को प्रस्तावित सचिव स्तर की वार्ता से पहले पाकिस्तान ने अलगाववादियों से बातचीत की थी, जिसके बाद भारत ने वार्ता को रद्द कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पाकिस्तान का ये रवैया आखिर मैसेज क्या देना चाहता है? और अब बारी भारत की है। भारत किस तरीके से इस पूरे प्रकरण पर कदम उठाता है उस पर भी नजर बनी रहेगी। और इस बीच कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। स्वागत कर रही हूं आज के पैनल में मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत ओम प्रकाश गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी इस पैनल का हिस्सा है, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर एसके दत्ता भी हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही पल में मेरे साथ पाकिस्तान से भी एक खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत आज अपने इस पैनल के साथ करूं। मैं ओम प्रकाश गुप्ता जी के पास पहले जाना चाहूंगी। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार ऐसी तस्वीरें पेश कर रहा है, 25 अगस्त 2014 को जब विदेश सचिव स्तर की वार्ता होनी थी तब हुर्रियत नेताओं को इनवाइट करा गया, मुलाकात की गई, भारत ने एक कड़ा रुख दिखाया, रद्द कर दी वार्ता। इस बार फिर कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की गई है। आखिर मैसेज क्या देना चाहता है पाकिस्तान? देखिए, हमें पहले ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान का रुख, जिनको हम अलगाववादी कहते हैं, उनको पाकिस्तान और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, जो 54 कंट्रीज़ का एसोसिएशन है, वो उनको जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मानता है। इसलिए जब भी पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान आएंगे तो वो उनसे ज़रूर बात करेंगे, कहाँ से कि उनकी टर्मिनोलॉजी में इंडिया वहाँ पर ऑक्यूपाइंग फोर्स है, और जो अपने मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं या उमर अब्दुल्ला, ये जो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको वो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते हैं। तो इसलिए हमें ये परमानेंट फीचर मान के चलना चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा उन लोगों से बात करेगा जिनको हम लोग अलगाववादी मानते हैं।
लेकिन ऐसे में एस के दत्ता साहब आपके पास मैं आती हूँ अब, ऐसे में ठीक है 30 सालों से अगर देखें हम पिछला इतिहास तो ये एक पिक्चर बनती आ रही है, लेकिन बार बार इस तरीके की पिक्चर अगर बन रही है तो यानी एक मैसेज ये भी क्लियर है कि आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि स्थिति सही हो या कश्मीर के मसले पर हम कुछ ऐसा कोई सही तस्वीर निकालें, तो पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कोई सही तस्वीर निकले, क्योंकि उनके पास एजेंडा ही वही है, खासतौर से अगर देखा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में तो। बेशक, और पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की विदेश नीति जो है वो भारत पे ही आधारित है, इंडो सेंट्रिक है। पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस अपने आप में भारत पे आधारित है, और भारत के बिना पाकिस्तान का रणनीति कुछ हो ही नहीं सकता है, और भारत के बिना पाकिस्तान का अस्तित्व अपने आप में क्वेश्चनेबल है। तो इसलिए हमें अचंभित नहीं होना चाहिए अगर पाकिस्तान इस तरह की रुख अगर अपनाती है। हिंदी में एक कहावत है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये सच्चाई है। और हम भी जानते हैं कि इस बार के भी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो मीटिंग होगी उस पर कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं निकलेगा, ये भी अचंभित नहीं है। और मैं जानता हूं कि कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं निकलेगा, इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं, खास करके पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के साथ शांति नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका आर्मी की अगर बात की जाए बिल्कुल, और क्योंकि उनका पूरा अंदरूनी जो राजनीति है वो तहस नहस हो जाता है अगर भारत एज एक्सटर्नल फोकस के हिसाब से ना रहे। और एक्सटर्नल फोकस के हिसाब से रहने के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा और सबसे मीठा जो शहद है उनके लिए वो है जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा वो लोग हमेशा लाते हैं और आगे भी लाएंगे। इस पे एक और चीज ऐड करना आवश्यक है। गुप्ता साहब ने अभी OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जिक्र उन्होंने किया। मैं भी मानता हूं कि शुरुआत में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान के जो रुख है कश्मीर को लेके उस पे बहुत सारे पक्षदार होते थे, पर पिछले बार के OIC के जो एनुअल मीटिंग हुई उस पे पाकिस्तान ने जो रेजोल्यूशन लाया था जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, उसको सेकेंडर के हिसाब से सेकेंड करने के लिए कोई भी मुल्क OIC से खड़ा नहीं हुआ। इससे पहले भी लगातार पिछले 7-8 साल का अगर एनुअल मीटिंग्स की इतिहास अगर उठा के देखा जाए OIC के, तो कश्मीर वाला मुद्दा का जिक्र नहीं हुआ है उनके एनुअल प्रोसीडिंग्स में। और ना ही पाकिस्तान ने जब जब कोशिश किया है, बहुत सारे OIC के मेंबर्स हैं जिन लोगों ने सरेआम विरोध किया। ठीक है, लेकिन इस बार जरूर है कि ये कहा जा रहा है कि कश्मीर के मुद्दे के बिना बात नहीं होगी, लेकिन होगी कैसे? तस्वीर तो कुछ और बन रही है। हुर्रियत नेताओं से मुलाकात करने के लिए इनविटेशन भी भेज दिया गया है, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ब्रेक का एक वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगी और उनसे समझना चाहूंगी कि आखिर कहा जाता है कि पाकिस्तान को सीधे तौर पर पाक आर्मी चलाती है, तो क्या हुर्रियत नेताओं को इन्विटेशन देना पाक आर्मी का कदम है? इस छोटे से ब्रेक के बाद